वेलकम टू क्लास नंबर 15। आज हम देखेंगे ऐसे सेंटेंसेस को जो कि फ्यूचर पॉसिबिलिटी को डिनोट करते हो या उनके बारे में हमें बताते हो। तो चार तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेंगे जिन्हें हम एक एक करके देखेंगे। अब आज का ये जो चैप्टर है वो कहाँ पर काम आएगा, तो ये आएगा आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट में और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में। इन दो जगह आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। देर आर मैनी वेज टू टॉक अबाउट इमेजिनरी फ्यूचर सिचुएशंस। तो इमेजिनरी फ्यूचर सिचुएशंस हैं। Different structures can be used to indicate whether situation is likely or unlikely। ठीक है, इसको हम अभी डिटेल में नीचे देखते हैं। सबसे पहले चार जो हमारे स्ट्रक्चर है उनमें से पहला है हमारा लाइकली फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। मतलब ऐसी फ्यूचर में चीज़ों के होने की संभावनाएं जिनकी संभावना काफ़ी अच्छी खासी हो उस चीज़ के होने की। मतलब ऐसा कोई सिचुएशन है जो कि हमें लग रहा है कि आगे चलकर होने वाला है, तो उसका लाइकलीहुड मतलब उस चीज़ के होने का जो चांस है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब दो तरीके से हम इसमें यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर जो होते हैं। पहला होता है हमारा व्हाट इफ से कर सकते हैं या फिर आप सपोज से कर सकते हैं। ये दोनों तरीके के स्ट्रक्चर्स यूज में आते हैं। ज़्यादातर जब आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में जब आप कोई पैसेज वगैरह पढ़ेंगे या फिर कहीं पर आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो वहां पर आपको इस तरह के स्ट्रक्चर्स काफ़ी देखने को मिलेंगे। व्हाट इफ और सपोज फॉलोड बाय द प्रेजेंट टेंस। तो अगेन यहाँ पे टेंस कौन सा यूज होगा, हमारा प्रेजेंट टेंस। कैन बी यूज टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर आउटकम दैट इज लाइकली टू हैपन। ऐसा फ्यूचर में होने वाला आउटकम या ऐसी होने वाली कोई स्थिति या कोई चीज कोई इवेंट जिसकी होने की संभावनाएं अच्छी खासी हो। एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। वॉट इफ आई फेल माई एग्जाम्स, आई वॉन्ट बी एबल टू गो टू कॉलेज। क्या होगा अगर मैं अपनी एग्जाम्स को फेल कर जाऊं, अगर मैं अपनी एग्जाम्स में फेल हो जाऊं तो क्या होगा। अब उसकी फ्यूचर पॉसिबिलिटी बहुत लाइकली है। अब चूंकि मैं यहाँ पे एग्जाम फेल कर रहा हूं तो क्या होगा, आई वोंट बी एबल टू गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज नहीं जा पाऊंगा। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर हुआ हमारा व्हाट इफ का। दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। व्हाट इफ की जगह हमें सिर्फ वहां पे चेंज करना है उसे सपोज से, बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा। सपोज आई फेल इन माई एग्जाम्स, आई वोंट बी एबल टू गो टू कॉलेज। अब यहां पर जो वॉट इफ है वो क्या बता रहा है, वॉट इफ मीन्स वॉट वुड हैपन इफ एन इमेजिन्ड सिचुएशन अकर्ड। मतलब जो आपने इमेजिन किया है अगर वो हो जाए तो क्या होगा, उसके लिए हम यूज करते हैं वॉट इफ। जैसे यहां पर जो इमेजिनरी सिचुएशन है वो हमने मानी कि हम एग्जाम में फेल हो रहे हैं, तो वॉट इफ आई फेल माई एग्जाम्स, क्या होगा अगर मैं एग्जाम फेल कर जाऊं। तो इमेजिनरी सिचुएशन है हमारी एग्जाम में फेल होना। अब यहाँ पे आप टेंस को देखिए कौन सा यूज हो रहा है, इफ आई फेल। तो ये हमारा आ रहा कौन सा, प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस शोज द स्पीकर बिलीव्स दिस इज लाइकली टू हैपन। मतलब जो स्पीकर है जो कह रहा है इस सेंटेंस को उसे बहुत एक फर्म बिलीफ है, वो जानता है, उसे बहुत ऐसा लग रहा है कि ऐसा जो इवेंट है वो आगे चलकर होने वाला है। दूसरा सपोज के लिए हम देख लेते हैं। सपोज रिफर्स टू द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एन इमेजिन्ड सिचुएशन। जब हम कॉन्सिक्वेंस की बात करेंगे तब हम वहां पे सपोज का स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं। दोनों तरह के स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हम सेंस कौन सा देना चाहते हैं अपने सेंटेंस को। तो अगेन ये बात हो जाती है हमारे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की। यहाँ पूरा कॉम्प्रहेंशन चल रहा है। स्ट्रक्चर वाइज देखोगे तो आपको कोई फर्क नहीं दिखेगा, आप चाहे व्हाट इफ से सेंटेंस बना लो चाहे आप सपोज से सेंटेंस बना लो। लेकिन जब हम थोड़ा सा मीनिंग में चेंज देना चाहते हैं, जैसे व्हाट इफ हम कब यूज करते हैं तो इस कंडीशन में, सपोज हम कब यूज करेंगे तो इस गिवन कंडीशन में। दूसरा टेंस कौन सा हम यूज करते हैं इस वाले केस में, हमेशा हम प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं। तो जब भी लाइकली फ्यूचर पॉसिबिलिटीज होंगी, जैसे यहाँ पे जो हमारा इमेजिन सिचुएशन है वो है एग्जाम में फेल होना, तो जब आप एग्जाम में फेल हो गए तो उसका लाइकली इवेंट आगे क्या हो सकता है कि मान लीजिए आप कॉलेज की प्रिपरेशन के लिए दे रहे थे एग्जाम, तो आप कॉलेज अब नहीं जा पाएंगे। तो अगर ये वाली सिचुएशन होती है तो एसोसिएटेड जो हमारा आगे जो आउटकम है वो भी बहुत ज़्यादा लाइकली है, मतलब उसके होने की संभावना ज़्यादा है। तो ये बात हुई हमारे लाइकली फ्यूचर पॉसिबिलिटीज की। इसके दो एग्जांपल्स हम और देख लेते हैं। व्हाट इफ द कंप्यूटर क्रैशेस। क्या होगा अगर कंप्यूटर जो है वो क्रैश कर जाए। तो ये हमारा एक इमेजिनरी सिचुएशन है। व्हाट इफ से हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चर को, और यहाँ पे जो टेंस हमने यूज किया है वो है प्रेजेंट टेंस। व्हाट इफ द कंप्यूटर क्रैशेस, क्या होगा अगर जो कंप्यूटर है वो क्रैश कर जाए, काम करना बंद कर दे। अब इसका आउटकम क्या निकलेगा, आई विल लूज ऑल माई वर्क। मैं अपना जो भी उस पर मैंने काम किया है वो सब मैं खो दूंगा, उसमें से चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इमेजिनरी सिचुएशन और ये हमारा उससे आने वाला आउटकम
टेंस आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे चलेगा हमारा प्रेजेंट टेंस। उसी तरह से हम एक सपोज का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सपोज दे असेस आर रिकॉर्ड्स, सपोज दे असेस आर रिकॉर्ड्स, वी विल हैव टू कीप अ फाइल। मान लीजिए कि वो हमारे रिकॉर्ड्स को असेस करें या करते हैं। तो ये सपोज से हमने स्ट्रक्चर को स्टार्ट किया और जो टेंस हमने यूज किया वो प्रेजेंट टेंस के बारे में हम चलेंगे अभी। अब इस वाली जो हमारी इमेजिनरी कंडीशन है, व्हाट इफ से हो या सपोज से हो, आप एक इमेजिनरी कंडीशन को सोच रहे होते हैं। अब इस इमेजिनरी कंडीशन का आउटकम क्या निकल रहा है? वी विल हैव टू कीप अ फाइल, हमें एक फाइल मेंटेन करनी पड़ेगी। तो सपोज दे असेस आर रिकॉर्ड्स, वी विल हैव टू कीप अ फाइल। तो ये हमारा पहला जो पार्ट था लाइकली फ्यूचर पॉसिबिलिटीज का, जो कि व्हाट इफ या सपोज से हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। हमें क्या देखना है? पहली चीज, ये हमारा जो टेंस है वो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए और जो हमारा आउटकम है वो काफी लाइकली होता है, मतलब उसके होने की संभावनाएं ज्यादा होती। नेक्स्ट आता है हमारा अनलाइकली फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, मतलब ऐसे इवेंट्स या ऐसे आउटकम जिनके होने की संभावना कम है। व्हाट इफ और सपोज, अगेन यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है हम व्हाट इफ से भी शुरू कर सकते हैं, सपोज से भी शुरू कर सकते हैं। तो व्हाट इफ और सपोज फॉलोड बाय द पास्ट सिंपल। अब यहाँ पे टेंस कौन सा होगा? पास्ट सिंपल। ऊपर कौन सा था? प्रेजेंट टेंस। अब यहाँ पे पास्ट टेंस में रहेगा, तो फॉलोड बाय द पास्ट सिंपल कैन बी यूज टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर आउटकम दैट इज पॉसिबल बट अनलाइकली टू हैपन, जो कि हो तो सकता है लेकिन जिसके होने की संभावना बहुत कम है। एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। जस्ट इमेजिन व्हाट इफ वी ऑल गॉट 100% मार्क्स इन आर एग्जाम्स। तो इमेजिन करिए क्या होगा अगर हम सभी को 100% मार्क्स मिल जाए एग्जाम में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? अगेन व्हाट इफ से हम शुरू तो कर रहे हैं सेंटेंस को। टेंस कौन सा यूज हो रहा है हमारा? पास्ट सिंपल। तो यहाँ पे गॉट, ये हमें बता रहा है कि पास्ट सिंपल यहाँ पे टेंस यूज हो रहा है। अब यहाँ पे जो फ्यूचर आउटकम है वो पॉसिबल तो है, ऐसा हो सकता है कि सभी को 100% मार्क्स मिल जाए, है ना? पॉसिबल तो है लेकिन ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। तो पॉसिबल बट लाइकली टू अनलाइकली टू हैपन। अब यहां पे द पास्ट टेंस शोज द स्पीकर थिंक्स दिस इज अनलाइकली टू हैपन। तो जब कोई ऐसा आउटकम है जिसके होने की संभावना ज्यादा है, तब उस केस में हम क्या यूज करते हैं? हमारा पहला वाला लाइकली फ्यूचर पॉसिबिलिटीज का टेंस हम यूज करेंगे उसमें प्रेजेंट टेंस। अगर हमें ये लगता है कि जो उस आउटकम के होने की जो संभावना है वो कम है, रेयर है, तब हम क्या यूज करेंगे? पास्ट सिंपल। जैसे यहां पे व्हाट इफ वी गॉट 100% मार्क्स इन आर एग्जाम्स। दूसरा यहां पे सपोज का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। तो जस्ट इमेजिन सपोज वी ऑल गॉट 100% मार्क्स इन आर एग्जाम्स। सपोज वी ऑल गॉट 100% मार्क्स इन आर एग्जाम्स। तो जस्ट इमेजिन करो क्या होगा अगर हम सभी को 100% मार्क्स यहां पर मिल जाए। तो अगेन गॉड से हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस में चल रही बात, और जो ऐसा होने की जो संभावना है वो बहुत कम है। ऐसा नहीं कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। तो इसे हम कहते हैं अनलाइकली इवेंट। इसके भी हम दो और एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पे हमने व्हाट इफ से स्ट्रक्चर को स्टार्ट किया। व्हाट इफ आवर फ्लाइट वाज कैंसल्ड। क्या होता अगर हमारी फ्लाइट कैंसिल हो जाती? वी वुड बी स्टक हियर, हम यहीं पर अटक जाते। तो व्हाट इफ हमने स्ट्रक्चर हमारा स्टार्ट किया, आवर फ्लाइट वाज कैंसल्ड, तो ये हमें बता रहा है कि पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो ये एक अनलाइकली सा इवेंट है कि फ्लाइट का यहाँ पे कैंसिल होना एक अनलाइकली इवेंट है जो कि स्पीकर को लग रहा है। अब उसका आउटकम क्या होता है? वी वुड बी स्टक हियर। अगेन हम सपोज भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। सपोज आई गॉट कॉट चीटिंग इन माई एग्जाम। मान लो कि मैं अपनी एग्जाम में चीटिंग करता पकड़ा गया। माई पेरेंट्स वुड बी फ्यूरियस। तो हमारा आउटकम आ रहा है माई पेरेंट्स वुड बी फ्यूरियस। तो इस तरह से दो हमने स्ट्रक्चर देखे, एक लाइकली इवेंट्स का जहां पे जो आउटकम है उसके होने की संभावना काफी है एज पर हमारी इमेजिनरी कंडीशन के, ठीक है। तो एक हम इमेजिनरी कंडीशन अपने दिमाग में सोच रहे हैं और फिर उससे जुड़ा हुआ या उसके साथ होने वाला कोई एक आउटकम हम देख रहे हैं। फिर इसमें हम देख रहे हैं कि क्या ऐसे होने की संभावना ज़्यादा है या ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। अगर ज़्यादा है तो हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करके उस स्ट्रक्चर को बनाएंगे, अगर कम है तो हम पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर यूज़ करके उस सेंटेंस को बनाएंगे। अब बात करते हैं तीसरे वाले स्ट्रक्चर टाइप की,
जो कि होता है थिंग्स दैट कुड हैव हैपेंड, ऐसी चीजें जो हो सकती थी। अगेन यहां पे भी हम व्हाट इफ और सपोज से स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे अपने सेंटेंस का। व्हाट इफ एंड सपोज कैन ऑल्सो बी यूज्ड विथ पास्ट परफेक्ट to describe situations that were possible in the past but did not happen or might not have happened. Again, यहां पर हम बात कर रहे हैं ऐसी चीजों की जो कि हो सकती थी। व्हाट इफ और सपोज से स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और जो टेंस यहां पर हम यूज करेंगे वो होगा पास्ट परफेक्ट। अभी हम क्या डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर को? ऐसी सिचुएशंस जो कि पास्ट में पॉसिबल थी या ऐसा हो सकता था लेकिन हुई नहीं। मतलब ऐसा हो सकता था कि मैं सीढ़ी से गिरता और मेरा पैर टूट जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इस तरह की जो पास्ट की बातें होती हैं जहां पर कोई एक आउटकम है जो कि हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, तो उस वहां पर हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को। एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। दैट वॉज सो डेंजरस, वॉट इफ यू हैड ब्रोकन योर लेग। मान लेते हैं यहाँ पे जो व्यक्ति है वो कोई स्टंट दिखा रहा था, बाइक पर कोई स्टंट दिखा रहा, तो जो स्पीकर है वो उसे कह रहा है कि जो तुम कर रहे थे ये बहुत डेंजरस था, क्या होता अगर तुम्हारा पैर टूट जाता। तो अगेन यहाँ पे हम पास्ट की बात कर रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे हैड वाले स्ट्रक्चर्स हम जब टेंसेस हमने पढ़े थे अपने वर्ब के, तो उन चैप्टर्स में हमने देखा है कि इस तरह के स्ट्रक्चर हमें दिखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को बताने के लिए। तो यहाँ पर हमारा पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है। दूसरा एग्जाम्पल, दैट वॉज सो डेंजरस सपोज, यहां पे ऊपर वाले में व्हाट इफ से सेंटेंस था, यहां पे सपोज यू हैड ब्रोकन योर लेग, मान लो कि तुम्हारा पैर टूट जाता। तो यहां पे जो पास्ट परफेक्ट शोज दैट दिस डिड नॉट हैपन बट इट वाज पॉसिबल। मतलब आप बाइक से स्टंट कर रहे थे, अब आपने स्टंट किया लेकिन उस समय आपका पैर नहीं टूटा, लेकिन ऐसी बहुत पॉसिबिलिटी थी कि आपका पैर टूट सकता था। तो इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं हमारे थर्ड पार्ट के, थिंग्स दैट कुड हैव हैपेंड, ऐसी चीजें जो हो सकती थी। तो ऐसी चीजें जो पास्ट में हो सकती थी उसके लिए हम टेंस यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट। और जो हमारा स्ट्रक्चर है वो व्हाट इफ से भी शुरू हो सकता है और सपोज से भी शुरू हो सकता है। और इसके हम दो एग्जांपल देख लेते हैं। वी वर लकी टू कैच द ट्रेन, व्हाट इफ इट हैड नॉट बीन डिलेड। हम लकी थे जो हमें ट्रेन समय पर मिल गई, क्या होता अगर वो ट्रेन डिले नहीं हुई होती, नॉट बीन डिलेड। अगेन यहाँ पे हैड दिखा रहा है हमें कि पास्ट परफेक्ट टेंस है ये। तो क्या होता अगर वो ट्रेन डिले नहीं हुई होती। तो पास्ट में हम किसी आउटकम की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि क्या होता अगर ऐसा नहीं होता। दूसरा हम यहाँ पे सपोज से स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सपोज यू हैड टेकन द जॉब, सपोज यू हैड टेकन द जॉब, वी वुड हैव हैड टू मूव। मान लो कि तुम वो जॉब या तुम वो नौकरी ले लेते तो हमें कहीं और पर शिफ्ट होना पड़ता। वी वुड हैव हैड टू मूव, इसका मतलब होता है कि नौकरी लगने के बाद जैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, तो ट्रांसफर होने के बाद आपको अपनी नेटिव प्लेस छोड़ के कहीं पर जाना पड़ता। तो सपोज यू हैड टेकन द जॉब, मान लो कि अगर तुम वो जॉब ले लेते तो हमें जाना पड़ सकता था। तो ये बात हुई हमारे ऐसे सिचुएशंस की, ऐसे सेंटेंसेस की जो पहले हो सकती थी लेकिन हुई नहीं, मतलब पास्ट में हो सकती थी लेकिन हुई नहीं। टेंस अगेन यहां पे हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट। अब लास्ट कंडीशन, इन केस। काफी फ्रिक्वेंटली आपको कई सारे सेंटेंसेस में ये दिखेगा, हम लोग भी कई बार ये यूज करते हैं इन केस, है ना। कैसे? इन केस और जस्ट इन केस दोनों तरीके से हम यूज कर सकते हैं, प्लस प्रेजेंट टेंस। तो जैसा हमारा पहला स्ट्रक्चर चल रहा था प्रेजेंट टेंस में, वैसा ही यहां पर भी हमारा प्रेजेंट टेंस चलेगा। एक्स्ट्रा वर्ड क्या ऐड हो रहे हैं यहाँ पे, एक तो या तो इन केस आएगा या फिर जस्ट इन केस, दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। इन केस और जस्ट इन केस में कब क्या डिफरेंस आएगा? जस्ट इन केस हम तब यूज करेंगे जब हमें लग रहा है कि उस चीज के होने की संभावना और कम है। मतलब एक है कि संभावना कम और दूसरा और ज्यादा कम। तो जब कम की संभावना है तो हम इन केस, और जब और ज्यादा कम की संभावना तब हम जस्ट इन केस। बहुत छोटे से डिफरेंस है, ज्यादा आपके काम आने भी नहीं वाले हैं। इन केस या जस्ट इन केस लगभग आप एक जैसा यूज कर सकते हैं। फिर भी अगर कभी आपको ऐसा लगे कि क्या डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस है कि कोई चीज होने की संभावना कम और किसी चीज के होने की संभावना और कम। तो जब और ज्यादा कम तो वहां पर हम यूज करेंगे जस्ट इन केस। इन केस और जस्ट इन केस प्लस प्रेजेंट टेंस आर यूज्ड टू शो प्लानिंग फॉर अ फ्यूचर सिचुएशन।
क्या बताता है ये? प्लानिंग किसी पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशन की। अगर ज़्यादा पॉसिबल है तो इन केस, अगर बहुत कम पॉसिबिलिटी है तो फिर हम जस्ट इन केस। इसे हम सिंपली एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मेक श्योर द विंडोज आर शट इन केस द कैट ट्राइज टू एस्केप। तो यहां पे हम यूज कर रहे हैं इन केस। मेक श्योर द विंडोज आर शट इन केस द कैट ट्राइज टू एस्केप। अब आप देखेंगे पूरा सेंटेंस जो है आपका प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, इन केस यहां पे यूज किया है। तो आपको क्या करना है, मतलब ये आप जो है स्थिति को आप ये कर लो, तय कर लो कि विंडोज जो हैं, जो खिड़कियां हैं वो बंद है। इस केस में कि कहीं जो है, जो हमारी बिल्ली है वो बाहर ना निकलने की कोशिश करे। यू शुड टेक एन अम्ब्रेला विथ यू इन केस इट रेन्स लेटर। आपको अपने साथ एक छतरी लेकर जाना चाहिए इन केस, संभावना है कि बाद में बारिश हो। यू शुड राइट दीज इंस्ट्रक्शंस डाउन इन केस यू फॉरगेट व्हाट टू डू। आपको ये इंस्ट्रक्शन जो है वो लिख लेने चाहिए उस स्थिति में, कहीं ऐसी स्थिति ना हो जब आप लिखना या इंस्ट्रक्शंस को आप भूल जाएं। तो ये होता है इन केस का। इन केस का बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, बस आपको टेंस देखना है। तो अगर हम पहले स्ट्रक्चर की बात करें तो वहां चल रहा था हमारा प्रेजेंट टेंस। सेकंड स्ट्रक्चर की बात करें तो वहां था हमारा पास्ट टेंस। थर्ड स्ट्रक्चर में था हमारा पास्ट परफेक्ट। फोर्थ स्ट्रक्चर में जहां पर इन केस आता है वहां पर है हमारा प्रेजेंट टेंस। ऊपर के जो तीन स्ट्रक्चर्स थे वहां पर हम व्हाट इफ और सपोज के साथ स्ट्रक्चर को बना रहे थे। अगेन वो फ्यूचर में या पास्ट में होने वाली पॉसिबिलिटीज को बता रहा था। इन केस हमें क्या बताता है? प्लानिंग फॉर पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशंस। मतलब बिल्ली जो है वो बाहर ना निकल जाए, इसके लिए प्लानिंग हम पहले से क्या कर रहे हैं कि खिड़कियों को बंद रखना है। उसी तरह से बारिश में हम भीग ना जाए, उसके लिए फ्यूचर की प्लानिंग हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने साथ एक अम्ब्रेला, एक छतरी लेकर जाएं। अगेन हम जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो भूल ना जाए, उसके लिए हम प्लानिंग क्या कर रहे हैं कि हम उन इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पर लिख लें। तो ये था हमारा इन केस का स्ट्रक्चर, फोर्थ वाला पार्ट। ऊपर हमने देखे थे व्हाट इफ और सपोज के साथ शुरू होने वाले स्ट्रक्चर्स, या तो पास्ट में ऐसी कोई चीज जो ना हुई हो लेकिन हो सकती थी उसके लिए, या फिर फ्यूचर में ऐसी चीज जो हो सकती हो, जिनकी लाइकलीहुड या जिनके होने की संभावना बहुत ज्यादा है या जिनकी संभावना बहुत कम है। तो इन चारों पार्ट को हमने यहां पर देख लिया। अब हम अपने ग्रामर रूल्स को देखते हैं। तो पिछले वीडियोस में हम 42 ग्रामर रूल्स कवर कर चुके हैं। आज हम देखेंगे 43, 44 और 45 को। एवरी पार्टिसिपल मस्ट हैव अ सुटेबल सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस। ऐसा हम पहले भी एक रूल में देख चुके हैं, बिल्कुल उसी से मिला जुला ये रूल है। हर पार्टिसिपल जो है उसके साथ एक सुटेबल सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस होना चाहिए। क्या मतलब, इसे आप सेंटेंस से समझिए। बीइंग अ रेनी डे, यहाँ पे कॉमा लगेगा। विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम। अब यहाँ पे बीइंग अ रेनी डे, ये जो बीइंग है ये हमारा क्या है? पार्टिसिपल है ना। आपको वर्ब के फॉर्म्स पता है, हम ऑलरेडी 6 फॉर्म डिस्कस कर चुके हैं वर्ब के। तो उनमें से जो पार्टिसिपल फॉर्म है वो बी का आईएनजी फॉर्म, ये होता है हमारा पार्टिसिपल। तो बीइंग अ रेनी डे विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम। अब यहाँ पे एक सब्जेक्ट हमारा विजय है, लेकिन यहाँ जो हमारा पार्टिसिपल है, ये जो बीइंग है, इसके साथ कोई एसोसिएटेड सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं आ रहा है। अब विजय बीइंग अ रेनी डे ऐसा तो नहीं है, है ना, ऐसा कोई मीनिंग भी नहीं है यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर आगे कुछ ना कुछ इस पार्टिसिपल का जो सब्जेक्ट है वो मिसिंग है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा होता है गलत। अब सही सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इस वाले पार्टिसिपल को हम कोई ना कोई सुटेबल सब्जेक्ट देना चाहेंगे। तो इट से हमने यहाँ पे स्टार्ट किया। इट बीइंग अ रेनी डे कॉमा विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम। इट जो है वो हमारे पार्टिसिपल का यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस बन जाता है। अब आप देखेंगे इट बीइंग अ रेनी डे, इट एक पर्टिकुलर दिन को हमने यहाँ पे बताया कि वो रेनी डे था। तो विजय नाम का जो व्यक्ति है वो उसने तय किया कि वो घर पर ही रहेगा। तो यहाँ पर जो एरर आता है वो होता है कि ये जो हमारा पार्टिसिपल होता है इसके साथ एसोसिएटेड प्रॉपर सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस नहीं होता। एक स्ट्रक्चर और होता है जो हमने पहले देखा था, जब बीइंग के आगे हमें कोई सब्जेक्ट नहीं लगाना पड़ता, जब इस वाले क्लॉज का सब्जेक्ट और इस वाले क्लॉज का सब्जेक्ट एक हो सकता हो, तब हमें यहाँ पे लगाना नहीं पड़ता। तो अगर आप वो रूल भूल गए हैं तो आप उस वीडियो में जाके एक बार उसे रिवाइज कर लीजिए। रूल नंबर 44, पार्टिसिपल्स लाइक कंसिडरिंग।
जजिंग, रेफरिंग, कंसर्निंग, रिगार्डिंग, वीविंग, ब्रॉडली स्पीकिंग, एक्सेट्रा डू नॉट टेक एनी सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस। तो 43 वाले रूल से ये जुड़ा हुआ है। ऐसे कौन से हमारे पार्टिसिपल्स हैं जिनके साथ हमें अलग से कोई भी सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस नहीं लगाना पड़ता? तो इस तरह के वो हमारे पार्टिसिपल्स हो सकते हैं। कंसिडरिंग, जजिंग, रेफरिंग, ब्रॉडली स्पीकिंग, इनके साथ हमें अलग से कोई भी सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस नहीं जोड़ना पड़ता। एग्जाम्पल, कंसिडरिंग द केस आई टुक द डिसीजन। तो ये हमारा सेंटेंस सही है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हमें आगे सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। आई कंसिडरिंग द केस, आई टुक द डिसीजन, नहीं, ऐसा हमें कोई लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपली हम इस तरह के पार्टिसिपल से सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं। तो कंसिडरिंग द केस, आई टुक द डिसीजन। अब अगेन 43 और 44 वाले रूल में आप डिफरेंस को नोटिस करिएगा। रूल नंबर 45, हैविंग प्लस V3 वर्सेस हैविंग बीन प्लस V3। आप इसे सिंपली हमारे एग्जाम्पल से समझिए, क्योंकि ये डायरेक्ट इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। हैविंग टाइप्ड द लेटर, इट वाज पोस्टेड। अब हैविंग टाइप्ड द लेटर, इट वाज पोस्टेड, यहाँ पे आ रहा है इट वाज पोस्टेड। अब यहाँ पे जो हैविंग है, इसके आगे हमें कुछ भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है क्या? तो ये हैविंग प्लस V3, हैविंग टाइप्ड द लेटर। अब टाइपिंग किसने किया? मैंने टाइप किया, है ना। लेटर ने तो अपने आप को टाइप नहीं किया। इस वजह से ये वाला जो मीनिंग है सेंटेंस का वो हो जाता है गलत। हैविंग टाइप द लेटर, तो हूँ मैंने टाइपिंग करने के बाद। अब यहाँ पे इस वाले स्ट्रक्चर में बात, इस वाले क्लॉज में बात हो रही है किसकी? इट वॉज पोस्टेड। जो हमारा लेटर था उसे पोस्ट करने की बात हो रही है, और यहाँ पर लेटर को लिखने की बात हो रही है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो मैं था या जो भी है, इसलिए यहाँ पे ये हमारा सेंटेंस हो जाता है गलत। हैविंग टाइप द लेटर, आई पोस्टेड इट। अब यहाँ पे सही है, क्यों? क्योंकि हैविंग टाइप द लेटर किसने लिखा? मैंने लिखा। आई पोस्टेड इट, तो इस वाले क्लॉज की बात करिए या आप इस वाले क्लॉज की बात करिए, सब में जो हमारा सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस है वो आई हो सकता है। आई हैविंग टाइप द लेटर, आई पोस्टेड इट, ये वाला स्ट्रक्चर हमारा सही है। अगेन हैविंग बीन टाइप द लेटर, इट वॉज पोस्टेड, अगेन ये वाला स्ट्रक्चर अब हमारा सही हो जाएगा। हैविंग टाइप द लेटर, इट वॉज पोस्टेड, ये गलत है। हैविंग बीन टाइप द लेटर, अगेन यहाँ पे जो सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस है वो लेटर ही है, तो यहाँ पे इस वाले क्लॉज का जो सब्जेक्ट है वो भी इट, लेटर को डिनोट कर रहा है, तो ये भी हमारा सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस दोनों क्लॉज के लिए अब सेम हो गया है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा सही है। तो इन तीन में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। आप स्ट्रक्चर को देखिए, हैविंग प्लस V3, हैविंग टाइप द लेटर, हैविंग टाइप द लेटर, तो यहाँ पे किसने टाइप किया होगा? किसी व्यक्ति ने टाइप किया होगा। इस वाले अब आगे वाले क्लॉज में देखिए, तो इट वॉज पोस्टेड, इट वॉज पोस्टेड, यहाँ पे ये बात नहीं हो रही कि किसने उसे पोस्ट किया, यहाँ पे ये बात हो रही कि वो लेटर जो है वो पोस्ट किया गया, इसलिए यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस है वो लेटर है, लेकिन यहाँ पे तो हमारा सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस लेटर नहीं है, इसलिए ये स्ट्रक्चर गलत है। वहीं अगर आप तीसरे वाले सेंटेंस की अगर आप बात करें, हैविंग बीन टाइप द लेटर, इट वॉज पोस्टेड, अब दोनों जगह जो तुम्हारे दोनों क्लॉज हैं, चाहे ये वाला लीजिए चाहे ये वाला क्लॉज लीजिए, दोनों में जो सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस है वो लेटर है, इसलिए ये हमारा स्ट्रक्चर सही है। अब हम दूसरे वाले सेंटेंस की अगर बात करें, तो हैविंग टाइप द लेटर, आई पोस्टेड इट, तो यहाँ पे हैविंग टाइप द लेटर, मैंने पहले लेटर को टाइप किया और फिर मैंने उसे पोस्ट किया, तो यहाँ पर जो दोनों क्लॉज हैं उनमें हमारा जो सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस है वो सेम है, इसलिए ये वाला स्ट्रक्चर भी सही है। तो आज के जो तीनों हमारे रूल थे वो पार्टिसिपल से जुड़े हुए थे। कब हमें सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस लगाना पड़ता है, कब हमें नहीं लगाना पड़ता है, कब हमें करेक्ट सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस ढूंढना पड़ता है, ये तीनों हमने पार्टिसिपल से जुड़े रूल आज हमने उसमें देखे। अब आज की जो हमारा वीडियो है, जो हमारी क्लास है, इसमें हमें अलग से सेंटेंस की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि डायरेक्ट ग्रामर बेस्ड इन पे रूल आपको बहुत रेयर देखने को मिलेंगे। ये मैंने आपको कॉम्प्रहेंशन के पर्सपेक्टिव से बताया है। आपको एक छोटे छोटे से जो सटल मीनिंग होते हैं ना हमारे अलग अलग सेंटेंस के स्ट्रक्चर से, वो आपको पकड़ में आने चाहिए। अब जैसे सिंपली फ्यूचर पॉसिबिलिटी में हम एक दो स्ट्रक्चर सोच पाते थे, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 तरह के स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, किस स्ट्रक्चर के साथ कौन सा टेंस हमें यूज़ करना है, सारा खेल बस इसी का। तो आप पहले टेंस वाले सारे वीडियोस को देखिए,
वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि पास्ट परफेक्ट क्या है, पास्ट सिंपल क्या है, प्रेजेंट में हम किसकी बात कर रहे हैं, पार्टिसिपल क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इन वीडियो से पता चलेगी। उसके बाद आप इनसे एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स देखते जाइए। इससे होगा ये कि जब आप फ्यूचर में कहीं पर भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या फिर कहीं आर्टिकल पढ़ेंगे, कोई ब्लॉग पढ़ेंगे, तो वहाँ पे जब भी आपको इस तरह के स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, आपका माइंड क्लिक करेगा कि हाँ, ये स्ट्रक्चर है, ये वाला हमारा टेंस यूज़ हो रहा है और ये इन 4 में से उस पार्ट को बिलोंग करता है। तो ये चीज़ें आपके कॉम्प्रहेंशन को स्ट्रॉन्ग करेगी। तो जब भी आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन करेंगे, या सबसे टफ होते हैं आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस, क्योंकि उसमें सारे ऑप्शंस आपको सही लगते हैं, जो आपको दिया हुआ गिवन रहता है वो भी सही रहता है। इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस बहुत टफ होते हैं, क्योंकि अगर आपको बेसिक अंडरलाइन स्ट्रक्चर्स उसके पीछे के नहीं पता है, तो आप बहुत ज़्यादा चांस है कि आप उसमें गलती करेंगे। तो उस तरह की गलतियाँ ना हो, उसके लिए इस तरह के बीच बीच में जो हमारे कॉम्प्रहेंशन के टॉपिक्स हैं वो भी पढ़ना जरूरी है। प्लस ये सारी चीज़ें आप देखेंगे टेंस से जुड़ी हुई है, प्लस पिछला हमने देखा था कंडीशनल सेंटेंसेस, उससे भी ये जुड़ा हुआ है। आगे हम देखेंगे जब हम कुछ विश, यानी जब हम कुछ एक इच्छा प्रकट करते हैं, उस तरह के सेंटेंसेस किस तरह के दिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड है, इसलिए मैं इन सारी चीज़ों को एक साथ पहले करा देना चाह रहा हूँ, ताकि चीज़ों में आपस का जुड़ाव आपको दिखे और आप चीज़ों को तेज़ी से पकड़ पाएँ, आपको कन्फ्यूजन ना रहे। प्लस टेंस ऐसा टॉपिक है जिसे आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आप फिर से भूल जाएंगे, लेकिन जब आप और उससे एसोसिएटेड टॉपिक पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे पास परफेक्ट आ रहा है, कहीं पे पास सिंपल आ रहा है, तो आपको वापस उन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और उससे आपकी रिटेंशन बढ़ेगी, आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी, ज़्यादा समय तक याद रहेंगी। तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाइए। जैसा मैं आपको स्ट्रक्चर से पढ़ाता जा रहा हूँ, आप एज इट इज़ पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, वेबसाइट पे अपने कोर्स पे जाके इससे एसोसिएटेड जितने भी क्विज हैं वो देते जाइए। उससे होगा ये कि जितनी भी चीज़ें आपने आज तक पढ़ी हैं, सारी आपकी तुरंत हर हफ्ते हफ्ते रिवाइज होती जाएंगी। तो आज के वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में हम जो इच्छा प्रकट करने वाले जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस का पार्ट होता है वो भी, जैसे कि इफ़ आई वर प्रेसिडेंट, इफ़ आई वर प्राइम मिनिस्टर, इस तरह के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे हम उन्हें बनाते हैं, क्या उनमें डिफरेंसेस आते हैं, उस चीज़ को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।